माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44% ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है। और राज्यों में भी, जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहाँ उत्पादकता कम है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहाँ ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए, वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य अरुण भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, उसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उनके 2 जिले जो आकांक्षी है, जमुई और शेखपुरा, क्या इसको प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए क्षेत्र की चिंता के लिए कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 जिलों में लागू है और 11 विभाग की 36 योजनाओं को समेकित रूप से क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है। तो अभी तो 100 जिले में ये योजना लागू है। आगे जब विचार होगा तो जरूर विचार करेंगे। लेकिन मैं साथ भी ये जरूर कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार अगर चाहे तो 100 जिले अपने जिले में, अपने प्रदेश में अन्य जिले भी वो सम्मिलित कर सकती है। राज्य सरकार से माननीय सांसद जी चर्चा करें और राज्य सरकार सहमत है तो वो इन 11 विभाग की 36 योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सकती है। हम अपने डैशबोर्ड का और बाकी जो विशेषज्ञता है उसका भी लाभ इन जिलों को मिल जाए, इस बात का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, 36 पुरानी योजनाओं को समेकित करके खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारी सरकार किसानों को सस्ते दर पर खाद उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खाद वितरण की पूरी व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचे। ऐसे में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उर्वरक वितरण के लिए, खास करके मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई को लेकर के, कि कोई उर्वरक वितरण के लिए कोई मजबूत डिजिटल ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम और साथ ही साथ PACS की प्रणाली को और सशक्त बनाने पर विचार कर रही है, ताकि किसानों को सीधे सरकारी सब्सिडी दर पर खाद उपलब्ध हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों के सवाल है, गरीबों के सवाल है और मैं विपक्ष से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम किसानों के महत्वपूर्ण सवालों को चर्चा में आने दें। यह अलोकतांत्रिक है। ये किसानों के सवालों का जवाब नहीं देने
दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है। पिछले साल 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी है उर्वरकों को सस्ता देने के लिए। हम यूरिया की एक बोरी 366 रुपए में दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय। हम डीएपी की एक बोरी 1,350 रुपया में दे रहे हैं, जिनकी कीमत 2,000 रुपया और 3,000 रुपया होती है। 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को देकर उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि खाद जैसे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री खाद के मामले को देखती है और उन्होंने किसानों को आसानी से ठीक से पात्र किसानों को खाद मिल सके, इसके ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है और इसी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी का उपयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ कि ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है अब हर एक किसान की अलग फार्मर आईडी बनाई जाएगी, अलग फार्मर आईडी, किसान पहचान और 9 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी हमारे देश में बनाई जा चुकी है किसानों की। इस फार्मर आईडी में माननीय सभापति महोदय किसान का सारा विवरण रहेगा, उसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन में कौन सी फसल बोई है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और ललन सिंह जी पशुधन कितना है, क्या मछली पालन भी करता है, ये सारी जानकारियां फार्मर आईडी में रहेगी। और अभी हमने पायलट किया, फार्मर आईडी का उपयोग करते हुए हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि किसान के पास जो उर्वरक की आवश्यकता है उसको हमने उसकी जमीन से जोड़ दिया। अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो कितने फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। 3 जिलों में इसका पायलट किया गया जो सफल हुआ और किसानों ने उसकी प्रशंसा की। आगे हम इस फार्मर आईडी का उपयोग करके किसान के पास जो जमीन है उसके हिसाब से कितने खाद की जरूरत पड़ेगी इसकी मैपिंग करेंगे और किसान को मना नहीं करेंगे, लेकिन उसको ध्यान जरूर दिलाएंगे कि उसके जमीन के लिए इतने खाद की आवश्यकता है। पैक्स को भी मजबूत करने का काम सहकारिता मंत्रालय निरंतर कर रहा है। तो कोशिश यही है कि हम ट्रेस भी करें, ट्रैक भी करें और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, वो खाद कहीं डाइवर्ट नहीं हो। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सबको विदित होना चाहिए कि किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। माननीय सदस्यगण सभी कृषि के संबंध में माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं। प्लीज आप लोग, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्लीज एक बार फिर। सभी माननीय सदस्यों से एक बार आग्रह कर रही हूँ, प्लीज। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़े जी, आप बोलो ना, मैं मोदी जी के अलावा किसी को बोलता नहीं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी ऐतिहासिक और किसान हितैषी योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर मेरे राज्य मध्य प्रदेश के 8 जिलों को इसमें शामिल करने के लिए। महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री जी से बस एक ही पूरक प्रश्न है कि इस योजना के अंतर्गत चयनित 100 जिलों में से अभी तक केवल 96 जिलों को ही कार्य योजना एक्शन प्लान बन पाया है। इसके साथ ही केंद्र स्तर से निगरानी के लिए जो केंद्रीय प्रभारी अधिकारी CNO नियुक्त किए गए हैं, क्या सरकार उनके फील्ड दौरों के साथ साथ कोई डिजिटल ट्रैकिंग या किसानों से सीधा फीडबैक लेने की नई व्यवस्था भी जोड़ रही है?
ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि काम सिर्फ अधिकारियों के दौरों तक सीमित ना रहे और हमारी सरकार की इस बेहतरीन योजना का 100% लाभ सीधे किसानों के खेतों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता बानखेड़े जी ने एक सवाल पूछा है कि इसको केवल 96 जिलों में क्यों लागू किया गया है। 100 में से 96 जिले, 4 जिले क्यों छूट गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के 4 जिले जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है पश्चिम बंगाल की। माननीय सभापति महोदय, 4 जिले जिनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं और बंगाल की जनता भी सुन ले। पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम, ये 4 जिले हमने प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना में सम्मिलित किए थे और ये जिले इसलिए सम्मिलित किए थे कि बंगाल के इन जिले के गरीब किसानों की इन जिलों में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उत्पादन की लागत घटाया जा सके, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सके, ऋण के प्रभाव को बढ़ाया जा सके, प्रवाह को बढ़ाया जा सके। लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, उन गरीबों को, उन किसानों को इस लाभ से वंचित करने का पाप किया है, पाप। ये यहाँ चिल्ला रहे माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल की जनता ये सुन ले, पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ऐसी क्या घटिया राजनीति करते हो माननीय सभापति महोदय, ये कोई राजनीति है कि आप प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी योजना के सामने लगाए तो मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, किसान मरे तो मर जाए, मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाने दो, किसान बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन योजना लागू ना करो, यह पाप पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। और माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कृषि मिशन वो भी पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बंगाल के किसानों ने क्या बिगाड़ा था टीएमसी वालों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई है। ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं की है। क्या घटिया राजनीति करते हो। अरे जनता कोई बीजेपी और टीएमसी की होते, घटिया राजनीति करके पश्चिम बंगाल की जनता को मारने का पाप टीएमसी की सरकार कर रही है। सरकार बदलेगी तो सारी योजनाएं लागू की जाएंगी। माननीय सदस्य, मैं आप सभी से एक बार निवेदन कर रही हूँ, ये आचरण आप लोगों का अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है आप लोगों का आचरण। प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए। माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या 242, माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। प्रश्न संख्या 242। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सभापति महोदया, प्रत्येक साल भारत सरकार ये पार्लियामेंट में कहती है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, खाद्यान्न का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और जो सिंचाई की सुविधा है वो खेतों में हम पहुंचा पा रहे हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि किसानों की आय को दोगुना करें, वो लगातार जो है उसमें भारत सरकार काम कर रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है या प्रश्न है कि 2014 के बाद से 2016-26 तक, आज 12 साल में
भारत सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बनाई जिसके कारण खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे जुझारू माननीय सदस्य निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान को ठीक दाम देना और तीसरे, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, ऐसी कई योजनाएं, इसके लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ किए और इन्हीं का परिणाम है माननीय सभापति महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रिकॉर्ड उत्पादन देश में हो रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन। मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। निशिकांत जी, आपको धन्यवाद देते हुए माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था जब इनकी सरकार हुआ करती थी और हमें PL 480 के अंतर्गत सड़ा लाल गेहूं खाना पड़ता था हिंदुस्तान को, जब यहाँ भेजा जाता था। लेकिन आज मुझे कहते हो खुशी है कि गेहूं के भंडार भरे हुए हैं, हमारे चावल के भंडार भरे हुए हैं, हमारे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी चिंता ये है कि रखे का हम पैदा करते जाएंगे, प्रहलाद जी आप रखने का इंतजाम करते जाओ, कोई कमी नहीं रहेगी। और उत्पादन अगर आप देखें तो माननीय सभापति महोदय, देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन के साथ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और सभापति महोदया, ये तो सुन नहीं पाएंगे, 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके भारत चावल के उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1, न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों। मैं दोनों हाथ जोड़ के भारत के किसानों को प्रणाम करता हूँ। जलने वाले जला करें, लेकिन अब आप देखिए हमारा जो उत्पादन है वो हरित क्रांति के दौर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 66-67 में माननीय सभापति महोदय, उत्पादन कुल 74 मिलियन टन था, जो अब बढ़ के 357 मिलियन टन पहुंच गया है। 357 मिलियन टन। माननीय सभापति महोदय, खाद्यान्न की उत्पादन की वार्षिक वृद्धि पहले केवल 3.9 मिलियन टन थी जब इनकी सरकार थी। 24-25 के दौरान बढ़ के ये 8.1 मिलियन टन हो गई है, जो अब तक की सबसे तेज वृद्धि है। और केवल खाद्यान्न नहीं, माननीय सभापति महोदय, फल भी तो चाहिए, सब्जियां भी तो चाहिए, और इसलिए पोषण का ध्यान रखते हुए हमने फल और सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान दिया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब इनकी सरकार थी तब पैदा होता था 277 मिलियन टन और अब वो बढ़ के हो गया है 369 मिलियन टन। 7.5 मिलियन टन की वृद्धि उसमें भी दर्ज की गई है। और सभापति महोदय, अब देश की जनता को पोषक आहार चाहिए, इसलिए दालों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। और दालों में भी पहले उत्पादन था 19.25 मिलियन टन, अब बढ़ के हो गया 25.68 मिलियन टन। दालों का भी उत्पादन बढ़ रहा है। ये क्या गद्दी छुड़वाएंगे, हम नित नए रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे और ये बैल में रह के तख्तियां उठा के नारे लगाते रहेंगे। दुनिया देख रही है कि हमने दलहन का उत्पादन 19 मिलियन टन से बढ़ा के
25.68 मिलियन टन किया। तिलहन का भी सुन लो, अगर हिम्मत हो तो सुन लो, 27.51 मिलियन टन से बढ़ा के 42.99 मिलियन टन उत्पादन हो गया है सभापति महोदय। और क्षेत्रफल भी 291 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 304.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। दूध का उत्पादन भी हमारे विद्वान मंत्री यहाँ बैठे ललन सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ। दूध का उत्पादन 20 मिलियन टन से बढ़कर जब उनकी सरकार थी 229 मिलियन टन हो गया है। बधाई ललन सिंह जी आपको और आपके मंत्रालय को। और नीली क्रांति में भी अगर देखें, ब्लू रिवोल्यूशन, उसमें भी जो उत्पादन था मछली का 2.4 से बढ़ के 19.5 मिलियन टन हो गया। मैं माननीय सदस्य निशिकांत जी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदया कि लगातार भारत प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। हमने अपने अन्न के भंडार तो भरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत विश्व बंधु है और इसलिए दुनिया का फूड बास्केट भारत को हम बना के रहेंगे। दुनिया की जरूरतें भारत पूरी करेगा क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह दो चीजों पर विशेष तौर पर, एक है मिलेट उत्पादन के लिए और दूसरा है ऑर्गेनिक खेती के लिए। बजट में वित्त मंत्री जी ने हमने घोषणा की कि गंगा के किनारे जो हमारा फर्टाइल लैंड है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, इसके एरिया में जो 5-5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको ऑर्गेनिक खेती के लिए डेवलप किया जाएगा। और वो लुक ईस्ट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। उसके बारे में ऑर्गेनिक खेती और मिलेट के खेती के लिए भारत सरकार क्या कार्य कर रही है, ये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब इनकी सरकारें होती थी तो ये ध्यान ही नहीं रखते थे ना उत्पादन बढ़ाने पे, और दोनों चीजें केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था और धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। कभी यूपीए की सरकार ने इसकी चिंता नहीं की माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार ने कभी इसकी चिंता नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री विजनरी लीडर है माननीय सभापति महोदय, वो इस चिंता से अवगत थे। केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग के कारण एक तरफ मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने लगी, मित्र कीट मारे जाने लगे और उसके साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारियां अधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण ये पता चला कि वो बढ़ रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित रखना है ताकि उनके लिए भी अन्न का उत्पादन हो सके और हमारे देश की जनता को शुद्ध आहार मिले, ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में बढ़े, धरती स्वस्थ रहे। इसकी चिंता करते हुए प्राकृतिक खेती मिशन और जैविक खेती मिशन लागू किया। प्राकृतिक खेती मिशन में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और निशिकांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि गंगा जी जैसी जो नदियां हैं प्रभु, उनके 5 किलोमीटर तक हम प्राथमिकता के आधार पर प्राकृतिक खेती मतलब केमिकल फर्टिलाइजर से रहित खेती हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ किसानों को हमने सेंसिटाइज किया और हमने टारगेट तय किया था कि 18 लाख किसान कम से कम 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, एक साथ ना बढ़े। अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में वो प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आग्रह किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि 18 लाख से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ की है। 8,80,000 हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती प्रारंभ हो गई है। क्लस्टर बन के हम प्राकृतिक खेती माननीय सभापति महोदय करवा रहे हैं किसानों से और उसके लिए 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको सहायता भी इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग तरह, क्योंकि प्राकृतिक खेती में खाद नहीं डाला जाता, कीटनाशक नहीं डाले जाते। प्राकृतिक खेती में तो उसी खेत में
या आसपास स्थानीय स्तर पर जो वनस्पतियां होती है उसका हम उपयोग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करके अलग अलग फसलें लगाते हैं और जो उसमें बीजामृत, घन जीवामृत जैसी जो प्राचीन भारतीय पद्धतियां हैं, स्थानीय गाय का गोबर उससे बनाए हुए घन जीवामृत, बीजामृत इनका उपयोग करते हैं और कीटनाशकों के स्थान पर नीमास्त्र जैसे अलग अलग स्थानीय वनस्पतियों से जो कीटनाशक बनाते हैं उनका उपयोग करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में अब देश के किसान आगे आ रहे हैं। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एक विशेष ICAR में एक अलग ही हमने मिलेट्स का संस्थान बनाया है और वो लगातार अच्छे बीज, प्राचीन भारतीय बीजों को बचाने का काम और कृषि पद्धतियों को विकसित करने का काम कर रहा है। तो हमारे प्रयत्न लगातार जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम उत्पादन भी बढ़ाएं। और एक बात और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं, अगर प्राकृतिक खेती ढंग से की जाए, ठीक पद्धति से की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, कई मामलों में उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसे अनेकों प्रयोग माननीय सभापति महोदय देश में हुए हैं। लेकिन मैं फिर देश को कहना चाहता हूं, ये नारे लगाने वाले पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक खेती मिशन को भी लागू नहीं कर रहे हैं। इनको वहां के मिट्टी के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है, वहां के जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं है। जनता का जो हो जाए, बस हमारे वोट बैंक पटके रहे। इसलिए दुर्भाग्य है कि प्राकृतिक खेती मिशन भी इनने वहां लागू नहीं किया। माननीय सदस्यगण, किसानों से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण विषय माननीय मंत्री जी सवालों के जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण किसानों के हितों के लिए बात सुनना चाहते हैं, मुद्दे उठाना चाहते हैं। ये आप ठीक नहीं कर रहे। जनता ने आप सबको, यहाँ किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने और गरीब वर्ग ने आप सबको चुनकर यहाँ पहुँचाया। प्लीज आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे और प्रश्न पूछिए ना किसानों के विषय में। माननीय सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से अपने उत्तर में जो कहा है कि ईशोन्नति योजना के पुनर्गठन और उसके लक्ष्यों से संबंधित कई विवरण अभी EFC के अनुमोदन के बाद तय होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसानों की आय बढ़ोतरी का लक्ष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तो क्या कारण है कि इस महत्वपूर्ण योजना के स्पष्ट लक्ष्य, फंड आवंटन के मापदंड और मॉनिटरिंग तंत्र अभी तक तय नहीं किए गए। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत झारखंड में बांस, फल और सब्जी आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन कौन सा क्लस्टर या परियोजनाओं की स्वीकृति की है? क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेलहन के अंतर्गत झारखंड में तेलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं और कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, किसानों के कितने महत्वपूर्ण सवाल है। देश जानना चाहते हैं, किसान जानना चाहते हैं, देश सुनना चाहता है, लेकिन ये देश को सुनने नहीं देना चाहते। ऐसी राजनीति जो विपक्ष कर रहा है उसको धिक्कार है। माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान सदस्य माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल तिलहन मिशन के लिए पूछा है। एक तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फल का और सब्जियों का उत्पादन हो, अनाज का उत्पादन हो, उसके लिए MIDH जैसी योजना बनाई और झारखंड सरकार को MIDH के तहत बागवानी के विकास के लिए, बेहतर फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए निरंतर हम सहायता देने का काम करते हैं। मैकेनाइजेशन मिशन के अंतर्गत हम वहाँ मशीनों के वितरण का काम भी करते हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और सूक्ष्म सिंचाई के लिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए भी हम झारखंड सरकार को भी सहायता देने का काम करते हैं। जहाँ तक
तिलहन मिशन का सवाल है। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, एक भारत सरकार ने योजना बनाई है ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए, और उसके लिए किसानों को अलग अलग प्रकार की सहायता देने का काम किया जाता है। जैसे उनको प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराना, अच्छी नर्सरी मिले, अच्छी पौध मिले, इसका इंतजाम करना, ड्रिप सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो ड्रिप सिंचाई योजना वो भी हम लागू करते हैं। बोरवेल जल संचरण संरचनाएं और सोलर पंप तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी झारखंड की सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का काम किया जाता है, ताकि ऑयल पाम की खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, केवल इतने ही नहीं, ये मोदी जी की चिंता है कि अगर कीमत कम हो जाए तो ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों को तब भी ठीक दाम मिल जाए, और इसलिए वायबिलिटी गैप पेमेंट की भी एक व्यवस्था की है मूल्य गिरने की स्थिति में। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि पाम के ताजा फल गुच्छे, जिनको फ्रेश फ्रूट बंचेज भी कहते हैं, सरकार ने एक मूल्य निर्धारित किया है, वायबिलिटी प्राइस, ये मूल्य निर्धारित किया है, जो दोनों के बीच का अंतर, वास्तविक मूल्य और वायबिलिटी प्राइस, उसके बीच का अंतर डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाता है, ताकि किसान को किसी भी हालत में घाटा ना हो। इससे बाजार मूल्य गिरने की स्थिति में भी किसान को घाटा नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि झारखंड के जो हमारे साथी है, झारखंड के जो हमारे किसान हैं, उनको 146 करोड़ 48 लाख रुपया इस काम के लिए 25 और 26 में देने का काम किया गया है। फिर दूसरे साल हमने फिर इस साल 63.42 करोड़ रुपया देने का अभी तक काम किया 25-26 में, और अभी लगातार वहाँ इस पर काम हो रहा है। तो झारखंड के किसानों की भी पूरी चिंता की जा रही है